मध्य क्षेत्र परिषद की पहली बार बैठक वाराणसी में आयोजित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और इस बैठक के लिए भी पूरे शहर में भी खास तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को सजाया गया है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होटल ताज में सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी। और इस समय पूरे शहर में आप देख सकते हैं इस तरीके के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री सहित जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। खास तौर पर बात की जाए तो आज रात में डिनर होगा, जहां पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री अमित शाह भी होटल ताज में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, 4 राज्यों के मुख्य सचिव समेत करीब 100 विशिष्टजन और नीति आयोग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्यों के हितों के संदर्भ में विचार विमर्श करेगी। सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे, राज्य पुनर्गठन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जैसी गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। बात की जाए इस बैठक के लिए पूरे बनारस को खास तौर पर सजाया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी के स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं। तो पूरा शहर इस मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक के लिए उत्साहित है। पर इस बैठक के जरिए जो राज्यों का हित होने वाला है, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करने वाली है, इस पर खास तौर पर बातचीत होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। मुरादाबाद की रहने वाली वाची अपनी एक फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज जनता दरबार में पहुंची। उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। वाची ने बताया कि दरअसल वो एडमिशन के लिए परेशान है और पिछले 3 महीने से उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उससे पूछा कि दरअसल वो किस क्लास में एडमिशन चाहती है। इस दौरान बच्ची को हंसाने की भी कोशिश मुख्यमंत्री ने की। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट का पैकेट भी दिया और कहा जल्दी तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बच्ची बाहर निकली और 3 घंटे के अंदर ही मुरादाबाद से उसके पास फ़ोन आ गया, उसके पिता के पास फ़ोन आ गया और ये कहा गया कि बच्ची का एडमिशन हो गया है। दरअसल इस बच्ची के पिता अपनी 2 बच्चियों के साथ मुरादाबाद से लखनऊ पहुंचे थे और वो मुख्यमंत्री की जनता दरबार में अर्जी लगाने पहुंचे थे कि उनकी बेटी को एडमिशन नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो काम 3 महीने से नहीं हो रहा था, वो महज 3 घंटे में हो गया और बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिल गया। जिसके बाद बच्ची और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इसमें राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह शामिल हैं। दरअसल कुछ समय पहले जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी के बाद से माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इन पर एक्शन करेगी। यही नहीं, इन नेताओं ने बाकायदे खुले मन से ये बोला था कि दरअसल समाजवादी पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही है, हिंदुओं को जगह नहीं मिल रही है और अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो वो उसका दर्शन करना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें रोक रही थी। जिसके बाद उनके मन में ये भाव आया कि वो समाजवादी पार्टी से अब किनारा कर लें। हालांकि लंबे समय से माना जा रहा था कि इन बागी विधायकों के ऊपर समाजवादी पार्टी का जो है कार्रवाई करेगी, लेकिन अब जो सामने आया है उसमें महज 3 विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई किया है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये भी बताया है कि इन 3 विधायकों के अलावा जो बाकी लोग बागी हुए थे, दरअसल वो पार्टी के लेकर काम कर रहे हैं और इसके साथ ही जो पार्टी विरोधी गतिविधियां थी उसमें भाग लेना अब बंद कर चुके हैं। लेकिन ये तीनों विधायक लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लिहाजा इन पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। ये एक बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है।
ऐसा कोई किस्सा, कोई कहानी पहले सुनने और देखने को नहीं मिलता कि चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हो। हाई कोर्ट को 2 बिंदुओं पर इसमें आपत्ति है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब शुक्रवार को हमने आरक्षण नियमावली पेश करने के लिए कहा तो तब सरकार के वकीलों के पास वो नियमावली उपलब्ध नहीं थी और अचानक से उसके 2 दिन बाद अगले ही दिन शनिवार को चुनाव कार्यक्रम जारी भी कर दिया जाता है। जबकि 11 जून को आरक्षण की नियमावली जारी कर दी गई थी, तो फिर कैसे हाईकोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। दूसरा, हाईकोर्ट को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर हुई है कि आप रोस्टर को, आरक्षण के रोस्टर को शून्य कैसे कर सकते हो, जहां जो सीट पिछले 3 कार्यकाल से, 4 पंचायतों के कार्यकाल से आरक्षित वर्ग में चली आ रही है, वहां के लोगों को सामान्य या महिला के लिए भी किसी तरह की आवश्यकता राजनीतिक तौर पर प्रतीत होती है। लेकिन जहां 3 4 कार्यकाल से एक सीट आरक्षित होती चली आ रही है और रोस्टर शून्य करके आपने नए रोस्टर से भी उसको पहली बार में ही आरक्षित कर दिया। तो हाईकोर्ट में बागेश्वर के एक युवक ने PIL दाखिल की थी और भी जनहित याचिकाएं आरक्षण को लेकर दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने अंततः आज वही हुआ जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने सरकारी आवास पर अब पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने आज दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। तेजस्वी यादव और पूरा परिवार जो है वो नामांकन के लिए गया हुआ था। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले एक बार फिर से नामांकन करने के लिए गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन लालू प्रसाद यादव ने किया है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव आपको नजर आएंगे गाड़ी में, जो है वो खुद लालू प्रसाद यादव है। एक बार फिर से लालू यादव ने नामांकन किया है और खास तौर पर ये उस वक्त नामांकन हुआ है जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर। मीसा भारती भी उनकी जो बड़ी बेटी हैं और पाटलिपुत्रा से सांसद है मीसा भारती, उनकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज नामांकन कर दिया है और माना जा रहा है कि निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो चुने जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया है। आज 23 जून है, नामांकन का दिन था। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर नामांकन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ही खाद की ओवर रेटिंग का शिकार हो गए। दरअसल कृषि मंत्री लखनऊ के बक्सी तालाब इलाके में निकले थे और वहां पर वो खाद के दामों का रियलिटी चेक कर रहे थे। इसी दौरान वो कुछ खाद की दुकानों पर गए और पता लगा कि दुकानदारों ने ही उन्हें ही खाद अधिक रेट में बेच दी। दरअसल जिस खाद की कीमत 1350 रुपये थी, उसे 1500 रुपये में बेच दिया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार कृषि मंत्री को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि खाद में ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसके बाद कृषि मंत्री ने तय किया कि खुद जाकर मौके पर निरीक्षण करेंगे। बक्शी तालाब इलाके में वो पहुंचे और उन्होंने एक के बाद एक कई दुकानों पर खाद की कीमतों को जाना, जिसके बाद वो जानकर ये हैरान हुए कि किस तरह से आम लोगों को महंगी खाद बेची जा रही है। जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन दुकानों पर वो गए थे उनके लाइसेंस तुरंत निरस्त किए जाए और यही नहीं, पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए और किसी भी स्थिति में जो खाद की ओवर रेटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो। पिछले कुछ दिनों से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि खाद की ओवर रेटिंग की जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। लखनऊ से वीडियो समित सिंह के साथ नीलू शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि इस हत्याकांड में ग्वालियर का कनेक्शन मिला है। और ग्वालियर का कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि ग्वालियर के एक युवक का इंदौर में फ्लैट था और उस फ्लैट का सीधा सीधा कनेक्शन सोनम रघुवंशी से था। ये भी बताया जा रहा है कि इस युवक का कुछ सामान सोनम रघुवंशी के पास मिला और पूछताछ में उसका कनेक्शन ग्वालियर की इसी गली में बताया गया। ये देखिए, ये एन के अपार्टमेंट है और वो युवक यहाँ रहता था, उसका नाम भी सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से ये कनेक्शन मिला है उसको लेकर अब ग्वालियर से सीधे सीधे तार जुड़ गए इस मामले में। ये देखिए वही एन के अपार्टमेंट है जहाँ इस तरह की कनेक्शन मिला है कि कहीं ना कहीं देखिए जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है उसका कनेक्शन ग्वालियर से मिला है और जिस युवक को ग्वालियर से पकड़ा गया है उनका यहाँ पर फ्लैट बताया गया है 105 नंबर। फिलहाल तो 105 नंबर कौन सा फ्लैट है देख लेते हैं।
यही लग रहा है, यही लग रहा है। ये फ्लैट शायद यही होगा, 105 नंबर लिखा हुआ है, NK प्लाजा गांधीनगर। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और ताले की वजह से शायद यहाँ कोई और फैमिली नहीं रह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जिस तरह से जिसका कनेक्शन सामने आया उसको लेके सब हैरान है। पुलिस आई थी और यहाँ से लोकिन तोमर को पकड़ के ले गई। फिलहाल पूछताछ भी होगी और कौन कौन इसमें शामिल है, रोज़ नए खुलासे हो सकते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। पाकिस्तान जासूसी कांड मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेशी हुई। 16 मई को ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 दिन के पुलिस रिमांड पर रहने के बाद 23 मई को ज्योति मल्होत्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने ज्योति की बेल याचिका निचली अदालत में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ज्योति पर आरोप था कि वह पाक के एजेंटों के संपर्क में आकर उसने कई संवेदनशील जानकारियां साझा की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी ज्योति से पूछताछ की और बाद में कई एजेंसियों ने भी ज्योति से पूछताछ की थी। ज्योति मल्होत्रा के 2 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री सचिन सिंघल कोर्ट में थ्रू VC पेश किया गया और अब अगली डेट 7 जुलाई फिक्स किए गए उनके अपीयरेंस के लिए, पेशी के लिए है वो। और इससे पहले पता ही है आपको, जैसे 26 मई को 9 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और फर्स्ट जुडिशियल रिमांड शुरू हुआ और वो 9 जून को ख़त्म हुआ। उसके बाद 9 जून को पेश किया गया था और वो जो 23 जून की डेट लगाई हुई थी, आज 23 जून को दोबारा पेश किया गया है और अब अगली डेट 7 जुलाई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ तिलक भारद्वाज, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। पहलगाम हमले में NIA को बड़ी कामयाबी मिली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 यहाँ पर आतंकियों के मददगार हैं उनको यहाँ पर कोर्ट लाया गया है और NIA की कोर्ट में उनकी पेशी जो है वो यहाँ पर होने वाली है। और आप देख सकते हैं यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने यहाँ पर मदद की थी, जिन आतंकियों ने पहलगाम में यहाँ पर टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया था। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों आतंकी हैं जिन्होंने यहाँ पर जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें यहाँ पर आतंकियों की मदद की थी। इन दोनों आतंकियों का नाम बशीर अहमद और साथ ही साथ परवेज अहमद है और इनको NIA ने पहलगाम से गिरफ्तार किया है। इन दोनों को जो पूछताछ की गई है उसमें ये निकल कर आया है कि इन दोनों ने जो आतंकी पहलगाम में हमला करने आए थे उनको खाने के साथ रहने की जगह और साथ ही साथ वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो दी थी। NIA लगातार 22 अप्रैल के बाद से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन के बाद आज NIA को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब ये जो दोनों आरोपी हैं इनको जम्मू की NIA कोर्ट में यहाँ पर लाया गया है, जहां पर NIA इनकी रिमांड जो है वो मांगेगी। कानपुर में एक दरोगा का कथित रूप से अपराधी से मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल दरोगा के ऊपर आरोप है कि उसने पहले अपराधी को मौके से भगा दिया और फिर टीम के साथ दबिश देने पहुंच गया। उसने दबिश के दौरान पूरा नाटक किया। वहीं इसका एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान पुलिस कमिश्नर ने लिया और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद दोनों के ऊपर FIR भी दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल आरोपी दीनू उपाध्याय के गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश देने पहुंची थी, लेकिन विभाग के विभीषण दरोगा ने पहले ही आरोपी को ताकीद कर दिया और उसे भागने में मदद की, जिसके बाद पुलिस अब उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, शहर तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। झांसी में विगत दिनों वंदे भारत ट्रेन में झांसी की बबीना सीट से विधायक
राजीव सिंह परीक्षा और यात्री के बीच सीट को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि यात्री के साथ मारपीट हो गई। बबीना विधायक ने जीआरपी झांसी में मामला दर्ज कराया, वहीं यात्री ने भोपाल में बबीना विधायक और उनके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ट्रेन के अंदर यात्री के साथ कुछ लोग जमकर मारपीट कर रहे हैं। आरोप है कि मारपीट करने वाले व्यक्ति बबीना विधायक के गुर्गे हैं। वहीं अब बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी हुए एक पत्र में कारण बताओ नोटिस बबीना विधायक से मांगा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है और उसमें पूछा गया है कि आपके संबंध में सोशल मीडिया पर कई खबरें प्रसारित हो रही हैं, उन खबरों में क्या सच्चाई है, इसका जवाब 7 दिन के अंदर दें और अगर यह सत्य पाया जाता है तो बबीना विधायक के खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि धूमिल करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ट्रेन में हुई मारपीट का वीडियो और आरोपों में बबीना विधायक इन दिनों झांसी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। डीएम ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के जिला अधिकारी कार्यालय का है, जहां एक फरियादी महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी और वो लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, पर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ज़मीन का कोई विवाद है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं। जहां आज वो फरियाद लेकर डीएम कार्यालय पहुंची और डीएम कार्यालय के फर्श पर ही बैठ गई। जब इसकी जानकारी डीएम शामली को हुई तो उन्होंने अपना कार्यालय छोड़कर उस महिला के पास पहुंचे और घुटनों के बल बैठकर उसकी पूरी समस्या को सुना और वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्या का समाधान होना चाहिए। वो महिला रोती बिलख रही थी, बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर डीएम शामली और सदर विधायक प्रसन्न चौधरी भी भावुक हो गए और उन्होंने उसकी समस्या को सुना और साथ के साथ उसका निराकरण करने का निर्देश भी दिया। जब यह पूरा मामला हुआ तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और इस सभी को वो अपने कैमरे में भी कैद कर रहे थे जब वो बुजुर्ग महिला उस फर्श पर बैठी थी और किस तरह से आकर डीएम शामली ने इस भीषण गर्मी में उस महिला की फरियाद को सुना और साथ ही साथ उस महिला की समस्या का समाधान भी किया। महिला ने जब ये देखा तो उसके मुँह से बस एक ही बात निकली कि बेटा, आपको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा खुश रहो। साथी कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज स्टेट शामली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा डॉग पॉलिसी लागू की गई है, बावजूद उसके कुत्तों के हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 5 महीने के आंकड़ों की बात की जाए तो 70,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा है, पिछले 5 महीनों का मई तक जो आंकड़ा है, उसमें टोटल हमारे पास जो केसेस आए हैं वो 74,550 हैं। हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर डॉग बाइट के या एनिमल बाइट के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो पूरा डाटा निकाल के भी पेशेंट का एड्रेस होता ही है हमारे पास, उस एड्रेस से हम हॉट स्पॉट डिसाइड करते हैं और उसके बाद उसको शेयर कर देते हैं हम चीफ वेटरनरी ऑफिसर सीवीओ साहब से। नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे जो लाइन लगी हुई है, ये तमाम वो लोग हैं जो कुत्तों के हमले के शिकार हैं और इनको स्ट्रीट डॉग या पालतू कुत्तों द्वारा जो है वो काटा गया है। तो यहाँ पर डॉग पॉलिसी के तहत जो भी आवारा कुत्ते थे उनका वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ उनको फीडिंग पॉइंट बनाने का जो काम था वो किया जाना था डॉग पॉलिसी के साथ साथ, लेकिन 70,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों द्वारा हमला किया गया। जो लोग हैं लगातार कुत्तों के हमले के शिकार हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए गए जहां इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा आती हैं। हॉट स्पॉट चिन्हित कर लिए गए, लेकिन उन हॉट स्पॉट्स पर कुत्तों को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जाएँ उसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। मथुरा पुलिस की संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 10 दिन तक एक अज्ञात शव को पोस्टमार्टम गृह पर पुलिस छोड़कर भूल गई। दरअसल इस वक्त हम पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हैं और घटना 13 जून की है, जब वृंदावन कोतवाली से कुछ पुलिसकर्मी एक अज्ञात शव को लेकर इस पोस्टमार्टम गृह पर करीब 7 बजे आए थे। पोस्टमार्टम गृह का ताला 5 बजे लग जाता है और इस चाबी को यहाँ की जो संस्था चलाती है वो लोग यहीं नजदीक जो सिविल लाइन चौकी है वहाँ छोड़ देते हैं।
वहां से जो वृंदावन कोतवाली के पुलिसकर्मी और होमगार्ड थे उन्होंने चाबी ली और यहाँ पर पोस्टमार्टम गृह पर उस बॉडी को छोड़ दिया और यहाँ के रजिस्टर में सुबह आकर कोई एंट्री नहीं कराई। जब यहाँ के कर्मचारियों ने देखा कि 72 घंटे में पुलिसकर्मियों को उस अज्ञात शव का जो पोस्टमार्टम था वो कराना था, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी उस अज्ञात शव के बारे में यहाँ जानकारी देने नहीं आया, तो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के जो पुलिसकर्मी हैं, जो संबंधित थाने हैं, वहां पर इसकी जानकारी की गई, लेकिन पुलिस इनकार करती रही। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पता चला कि ये सब वृंदावन कोतवाली से आया था और उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आखिर 9 दिन तक किस तरीके से मथुरा पुलिस अज्ञात सबको पोस्टमार्टम गृह पर छोड़कर भूल गई, ये एक बड़ा सवाल है कि अज्ञात शव की शिनाख्त का प्रयास तो दूर, उसका 72 घंटे में जो नियमानुसार पुलिस को पोस्टमार्टम कराना चाहिए वो भी नहीं कराया। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। महाराष्ट्र के नासिक में 4 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के कारण नासिक के गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया और आप देख सकते हैं गोदावरी नदी पूरे उफान के साथ बह रही। मेरे पीछे आप देखिए ये नजारा कितनी वेग के साथ, कितनी तीव्रता के साथ दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली गोदावरी नदी पूरे वेग के साथ बहती हुई और 4 दिनों की बारिश में नासिक के 10 बांधों से पानी छोड़ा गया है और 4 दिनों से नासिक में भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर 24 घंटे बारिश नहीं रुकती है तो इसका और ही भयानक नजारा देखने को मिलेगा। और नासिक में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, टूट गया है, जो कि जून के महीने में आज 24 तारीख तक इतनी यानी कि 75% तक नासिक का गंगापुर बांध भर चुका है, जो कि 20 सालों में कभी जून के महीने में नासिक का गंगापुर बांध 75% तक नहीं भरा था। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सोनोने के साथ नासिक से संदीप द्विवेदी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 23 तारीख से 26 तारीख तक उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। कुछ जिलों में उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। इसके अलावा जो तराई वाले एरिया हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहाँ भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 2-3 दिनों में अलग अलग जगहों पर पॉकेट वाइज भारी बारिश देखने को मिली है। यहाँ तक कि देहरादून राजधानी में भी जोरदार बारिश हुई और 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। हालांकि आज सुबह से बारिश यहाँ नहीं है, लेकिन आज 23 तारीख से 26 तारीख तक का आधे हिस्से में ऑरेंज अलर्ट और आधे हिस्से में येलो अलर्ट का एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने फोरकास्टिंग में अपनी ये भी कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले और उनके लिए भी कोई एडवाइजरी जारी कर दे। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही एक एडवाइजरी पर्यटकों के लिए जारी कर चुका है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब सौगात के तौर पर कच्ची दरगाह से लेकर राघोपुर तक जो नया एलिवेटेड 6 लेन गंगा के ऊपर पुल बना है वो बनकर तैयार हो चुका है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से इसका लोकार्पण किया है। देखिए, राघोपुर, बिद्धुपुर और समस्तीपुर जाने के लिए ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से खुल गया है। 2 फेज का इनॉग्रेशन और बाकी है। सितंबर माह तक ये पुल पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब चुनाव से पहले राघोपुर तक ये नया 6 लेन एलिवेटेड गंगा पर ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो कच्ची दरगाह से शुरू होता है और सीधा राघोपुर उतरेगा। देखिए, इससे पहले लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी क्योंकि इस पुल के नीचे गंगा बहती है और लोगों को कोई भी पुल नहीं था जाने के लिए और ये एक टापू की तरह बनकर तैयार हो गया था। लोगों को जहाज और नाव के माध्यम से जाना पड़ता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए आज इसका लोकार्पण किया है, साफ लिखा हुआ है कच्ची दरगाह बिद्धुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर के संपर्क का आज लोकार्पण, यानी कि पटना से राघोपुर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। 2 फेज का और जो पुल है वो बनना है। जो पहला फेज है वो बिद्धुपुर तक जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते समस्तीपुर की कनेक्टिविटी जो है वो देगा। ये पुल भारत से नेपाल सीमा को जोड़ने के लिए भी बनाया गया है। और देखिए, ये 6 लेन सबसे बड़ा पुल है गंगा पर। ये 2 ऐसे बड़े पुल इस साल बन के तैयार हुए हैं। एक पटना से बेगूसराय जाने की ओर में सिमरिया पे पुल और ये दूसरा पुल जो कच्ची दरगाह से बिद्धुपुर तक के लिए बनाया जा रहा है। फिलहाल इसे राघोपुर के लिए आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री जो नितिन नवीन है वो मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।